हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th का साइंस जो कि हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार, इसका हम लोग कंप्लीट वन शॉट वीडियो थ्योरी यानी कि 2 पार्ट में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में इससे संबंधित जो भी अध्याय के बीच प्रश्न उत्तर है या फिर अभ्यास का प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को इसमें हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो जिसने इसका थ्योरी नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रश्नोत्तर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा या फिर आसान लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसका प्रश्नोत्तर। तो देखिए, आपके बुक का जो पहला प्रश्न है अध्याय के बीच 159 पेज नंबर, क्या है प्रश्न पहला, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो थ्योरी क्लास में पढ़े थे हम लोग कि पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, और अनाज, दाल तथा सब्जियों से क्या प्राप्त होता है कि प्रोटीन, है ना। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी दालें हैं उससे क्या प्राप्त हो रही है, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रही है, जो कि ऊर्जा मिलती है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें क्या प्राप्त हो रही है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखे थे वसा। वसा क्या है, जितने भी तेल वाले बीज से, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी, तो इस प्रकार इसे क्या मिलती है, वसा से। और सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण कुछ मात्रा में, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसका आंसर ये यहाँ से, है ना, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 160, है ना। पहला है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। क्या कह रहा है, जैविक तथा अजैविक कारक। ठीक है, तो पेज नंबर 160, इसका देखते हैं कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल को उत्पादन करता है। जैविक कारक में हम लोग देखेंगे, है ना, कि फसल प्रबंधन में हम लोग पढ़े थे कि फसल प्रबंधन को सुरक्षित किस प्रकार के रखते हैं। तो 2 विधि है, जैविक और अजैविक। जैविक में जैसे कि रोग, कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक में सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है और फसल नष्ट हो सकती है। इन दोनों कारकों के प्रभाव निम्न है कि कीटों का संक्रमण हो जाएगा, अनाज के भार में कमी हो जाएगी, खराब अंकुरण क्षमता होगा, गुणवत्ता में कमी आएगी, बदरंग हो जाना, है ना, बाजार मूल्य में ह्रास यानी कमी हो जाना। तो फसल उत्पादन में कमी इन 2 कारणों से देखा जाता है, और उनके प्रभाव क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, फसल सुरक्षा के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है ना, क्या कह रहा है, फसल उत्पादन के लिए, है ना, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान देखिए, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है, ये हम लोग पढ़े थे कि ये वे गुण हैं जो पादप में अच्छी वृद्धि व उच्च उत्पादकता दर्शाते हैं। इन गुणों वाले पादप अन्य पादपों की अपेक्षा अधिक पसंद किए जाते हैं, जैसे चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं, ये क्या है, ऐच्छिक गुण है। तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान ये क्या है कि फसल की किस्म सुधार के कारक में हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये इसको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद नेक्स्ट पेज का देखते हैं, यानी कि 160 पेज नंबर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि वृहत पोषक क्या है और इन्हें वृहत पोषण क्यों कहते हैं।
ठीक है। वृहत पोषण क्या है और इन्हें वृहत पोषण क्यों कहते हैं, तो जानते हैं कि पौधों को अनेक पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। पौधों को पोषण कहाँ से प्राप्त होती है, मिट्टी से। इन पोषकों में कुछ पोषक तत्व जैसे कि, एक मिनट, इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को वृहत पोषक कहा जाता है। क्योंकि इनकी आवश्यकता जो है अधिक मात्रा में पड़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, वृहत पोषक कहा जाता है। यानी कि पौधों को पोषण की आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ पोषक तत्व जो है वो अधिक मात्रा में आवश्यकता है उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको फल फ्रूट देने के लिए, है ना, फूल देने के लिए। तो वो जो तत्व अधिक मात्रा में चाहिए उसको क्या कहेंगे, वृहत पोषक। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको क्या कहेंगे, वृहत पोषण। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। मिट्टी से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसका एक्सप्लेन करना है। तो जानते हैं कि पौधे जो है वो अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सामान्यतः मिट्टी, लेकिन हवा, पानी तथा मिट्टी तीनों से प्राप्त करते हैं। अब हवा से क्या प्राप्त करते हैं, पानी से क्या प्राप्त करते हैं और मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वो भी जानना जरूरी है। जैसे हवा से क्या लेते हैं पौधे, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, वातावरण से। फिर पानी से क्या लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चूँकि पानी का क्या लिखते हैं रासायनिक सूत्र H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, पानी से। उसके बाद तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व जल में जो है वो घुलनशील होते हैं, है ना, जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो भी मिट्टी में पोषक तत्व है वो जल में घुलनशील है, तभी तो वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के यानी कि प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जो भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम ऊतक है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं पोषक तत्व, है ना, जल के माध्यम से। इस प्रकार उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज है 162 का क्वेश्चन 1। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। यानी कि खाद एवं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक की तुलना करें, यानी कि उन दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए, खाद एवं उर्वरक में, है ना, अंतर बताएंगे कि खाद जो है ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उर्वरक जो है ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं और ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर देखेंगे खाद जो है वो सस्ती होती है तथा घर और खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक में देखेंगे उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जबकि खाद जो है वो धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि यह पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे उर्वरक में आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। फिर खाद में कि इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि उर्वरक जो है इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार खाद एवं उर्वरक में अंतर देख लिए। नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखेंगे, है ना। नेक्स्ट पेज क्या है, 165 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों। ठीक है, दो क्या है,
कंडीशन दी हुई है कि कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों, इसका भी कारण बताना है। क्या है कि किसान उच्च कोटि के बीज, है ना, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग ना करे, या फिर किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधि अपनाएं। यानी कि कौन सा सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों बताना है। तो देखिए, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, ठीक है, बीज का उपयोग कर लिए, लेकिन सिंचाई ना करें। जब सिंचाई नहीं करेंगे, कितनों हम उच्च कोटि के बीज का उपयोग करेंगे, फिर भी बिना सिंचाई से वो अच्छी फसल नहीं हो सकता, ठीक है। अथवा उर्वरक का उपयोग ना करें, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये अधिक लाभ नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर देखते हैं कि किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई भी करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधि भी अपनाएं, ठीक है, ये सही है। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे, अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधि अपनाएं, है ना। ये भी होगा कि किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे, है ना, कि सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि सामान्य बीजों और अधिक सिंचाई, मतलब अच्छी तरह से सिंचाई देना, उर्वरक का उपयोग करना, ये भी सही हो जाएगा, है ना। या फिर अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का उपयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधि अपनाएं। पहला इसका अधिक लाभ हो जाएगा ये सी नंबर, है ना, क्योंकि अच्छे बीज का उपयोग करने ये फसल सुरक्षा को ज़्यादा उपज या अच्छी विधि माना जाएगा, और फसल सुरक्षा की विधियाँ भी अपनाएगा, सिंचाई भी करेगा, उर्वरक भी करेगा, तो ये ऑप्शन सी इसका अधिक लाभ होगा, ठीक है। अब इसी पेज नंबर 165 का ही दूसरा पैराग्राफ का प्रश्न है। फर्स्ट, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। यानी कि फसल की सुरक्षा के लिए उसका जो रोकथाम की निरोधक की विधियाँ है और जैव कंट्रोल है, उसको क्यों अच्छा समझा जाता है। तो इसका आंसर से जानेंगे कि पीड़कों पर नियंत्रण के लिए, है ना, ये सभी आंसर ही बता रही हूँ। पीड़कों पर कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा कीट नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है ना। निरोधक विधि क्या है कि उसको जुताई अच्छे से गहराई तक करनी चाहिए, खरपतवार तथा कीट जो कि उससे नष्ट हो जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैव कंट्रोल विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो कि खरपतवार को खासकर नष्ट कर देता है, जैसे कि प्रिंकले पियर कैक्टस। उपर्युक्त विधियाँ जो है अच्छी इसलिए है, ये तो सभी जाने कि जैव नियंत्रण के लिए क्या है ना, प्रतिरोधक क्षमता क्या है। उसके बाद क्यों अच्छी विधि मानी जाती है ये, तो पर्यावरण, इससे क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, किसी अन्य पौधों, है ना, और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है। यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। अब इसी पेज का क्वेश्चन 2, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। भंडारण की जो प्रक्रिया है, भंडारण के समय कौन से कारक जो है वो अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर होगा कि जैविक कारक, है ना, जो कि 2 कारक देखे थे हम लोग, जैविक और अजैविक। तो जैविक कारक कीट, कवक तथा बैक्टीरिया,
अजैविक कारक जो है भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना, ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं। ठीक है, वह इससे क्या होता है कि वजन कम कर देते हैं, अंकुरन की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। ये सभी लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो है वो कि फसल भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए क्या उत्तरदायी है, जैविक और अजैविक दोनों कारक उत्तरदायी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं 166 का। फर्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? यानी कि पशुओं की नस्ल है ना, नस्ल के सुधार के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है और क्यों की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में संकरण यानी कि है ना क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, देसी नस्ल और विदेशी नस्ल, ताकि जो है वो एक नई किस्म की है ना नस्ल तैयार हो पशु। विदेशी नस्लों, और ये भी याद रखना कि विदेशी नस्ल क्या है, जैसे कि जर्सी, बाउन, स्विच में दुग्ध श्रवण काल लंबा होता है, जबकि देसी नस्लों जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार दोनों के संकरण से जो है वो नई किस्म की आएगी, अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों प्रकार के ऐच्छिक गुण जो है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो लंबा दुग्ध श्रवण काल होंगे, है ना। तो ये इसका क्यों क्या होता है जब देसी और विदेशी नस्लों को संकरण करके बनाया जाता है और ये क्यों आवश्यक है ना। तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए भी, और ये है ना ये एक नई संतति प्राप्त होती है जो कि नई किस्म की होती है। तो ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं 167 का पेज नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए, है ना। क्या विवेचना करना है कि यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे की खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो कुक्कुट है वो अल्प रेशे खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है, जबकि अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों, इसका कारण देना है ना। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कि पोल्ट्री फार्म में कुक्कुट जैसे कृषि उत्पादों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। कृषि उत्पादों को आहार के रूप में उपयोग करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडों और मांस के संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु जो है वो प्रोटीन होते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो उपयुक्त नहीं है मनुष्य और पशु के लिए अल्प रेशे और उच्च रेशे वाले भोजन। ठीक है, नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं 168। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। ठीक है ना, कि पशुपालन और कुक्कुट पालन में दोनों में क्या समानता है वो बताना है। तो देखिए, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में जो है वो निम्नलिखित समानता है। उन दोनों में क्या समानताएं हैं, तो सबसे पहले कि उचित साफ सफाई तथा आवास की व्यवस्था होना चाहिए, चाहे पशुपालन हो चाहे कुक्कुट पालन हो। दोनों में क्या है, उसकी आवास के जहाँ वो रह रहे हैं है ना रख रहे हैं उसका जो है वो उचित साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद उनका आवास छायादार है ना क्या है छायादार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए, यानी कि छाया होनी चाहिए और जहाँ से रोशनी आ रही प्रॉपर। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे, है ना, नमी ना रहो।
रहे। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका भी लगाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। तापमान कंट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर कंट्रोल तथा उनके बचाव तथा रोगाणु पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। ये सभी समानताएं हैं क्या, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन में, यानी कि किसी भी पशु को पालन करें तो ये सब कॉमन है ना, कि सभी में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रोलर तथा अंडा देने वाली लेयर में क्या अंतर है ना। थ्योरी में बताए थे कि ब्रोलर पशु और लेयर पशु क्या होते हैं, इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। तो देखिए, ब्रोलर और लेयर में अंतर जानेंगे तो ब्रोलर होती है जो कि मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है, जबकि लेयर के लिए है ना, अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर यानी कि लेयर मुर्गी पाला जाता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंट हो गया कि ब्रोलर मांस के लिए और लेयर अंडा के लिए। ठीक है, इनके आहार में जो ब्रोलर होती है उनके आहार में प्रोटीन एंड फैट प्रचुर मात्रा में होती है और विटामिन ए तथा के की मात्रा अधिक रखी जाती है ना। उसके मांस के लिए क्या, प्रोटीन फैट प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक होते हैं, यानी कि जो अल्प मात्रा में आवश्यक है, कम मात्रा में उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट होगा इसकी मृत्यु दर कम होती है ब्रोलर पशु में, जबकि इनकी मृत्यु दर ब्रोलर से अधिक होती है लेयर पशु में। ठीक है, चौथा है इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और 6 से 7 वीक के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है, जबकि यह 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकती है ना। एक निश्चित अवधि में ही ये अंडे देती है, जबकि ये 6 से 7 वीक के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। पाँचवा इसका डिफरेंस होगा कि इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ब्रोलर को, जबकि लेयर में इन्हें वृद्धि के लिए अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ब्रोलर है ना और लेयर में अंतर देखें। अब नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज होगा 169, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। और इसका दूसरा प्रश्न है मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है। ठीक है, तो मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं पहले जानते हैं कि एक मिनट, नेक्स्ट पेज है देखिए, मछली उत्पादन के लिए जब हम लोग पढ़े थे कि कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, मछली है, और इसके 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ना। मछली का उत्पादन 2 प्रकार से कर सकते हैं क्या, पहला होगा प्राकृतिक स्रोत, उसके बाद मछली संवर्धन। प्राकृतिक स्रोत में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों से जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती है, जैसे कि तालाब, नदी, ये सभी हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। जबकि मछली पालन या मछली संवर्धन में क्या होगा, इसका दूसरा स्रोत है मछली पालन या मछली संवर्धन, है ना। उसमें कई प्रकार के मछली मिलाकर उसको मछली का उत्पादन करते हैं। तो ये 2 विधि है। और दूसरा प्रश्न क्या था कि मिश्रित मछली संवर्धन क्या है। ठीक है ना, तो देखिए, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन किया जाता है, यानी कि एक ही तालाब में क्या करते हैं, कई प्रकार के है ना किस्म का मछली संवर्धन किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि कुछ देशी और कुछ विदेशी मछली भी इसमें, कुछ मिश्रित मछली भी, संकरण मछली भी इसमें मिलाकर उसके किस्म को बढ़ाते हैं। और इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो, यानी कि मछली के प्रकार यानी कि टाइप में तो वो अलग अलग होगा, लेकिन उसके आहार जो है विभिन्नता होनी चाहिए, तभी जो है वो सभी मछलियों का आहार मिल सके। यानी कि नहीं तो इस प्रकार में यदि आहार देने से वो एक ही प्रकार के मछली को किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। इसीलिए मिश्रित मछली संवर्धन में क्या है,
मछलियों का प्रकार होना चाहिए अलग अलग, लेकिन उसका भोजन का व्यवस्था जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था मिश्रित मछली 169 का पेज। नेक्स्ट पेज नंबर 170 है ना। 170 का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मधु उत्पादन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए, है ना। क्या है? मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मक्खियों में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, ठीक है ना। क्या गुण होना चाहिए? कि इनमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक हो, वे डंक कम मारे, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहे और प्रजनन तीव्रता से करें, ठीक है ना। तो ये सभी मधुमक्खी के उत्पादन, है ना, ऐच्छिक गुण होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है ना। चारागाह क्या है, मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? तो इसका हल होगा कि चारागाह वे स्थान हैं जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती है ना, जहाँ फूलों की क्यारियाँ होती है, जिनमें मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती है, और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता एवं स्वाद को निर्धारित करती है। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतने ही किस्म मधु के स्वाद की भी होंगे, अतः मधु उत्पादन का चारागाह से संबंध है। यानी कि प्रायः देखा जाता है कि मतलब मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर आसपास में फूलों की क्यारा लगी हो ना, बागवान लगी होगी, क्योंकि वो फूलों से ही रस को, है ना, लाते हैं और वो मधु उत्पादन में बढ़ावा होते हैं। तो इस प्रकार जो है आज की इस वीडियो में अध्याय के बीच का कंप्लीट प्रश्न देखें, इसके पार्ट 1 होगा। क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही थी इसलिए अब हम अभ्यास का प्रश्न उत्तर जो है नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते ही जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, है ना, नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में अभ्यास का प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अध्याय के बीच के प्रश्नों को उत्तर पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर के लिए तैयार रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।